नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पिछले कुछ दिनों से शांत चल रहे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। खबर है कि राज्य के पूर्वी इम्फाल के साओम्बंग इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया गया। पुलिस ने घटना के संबंध में 5 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक महिला मरिंगनगा समुदाय की बताई जा रही है। इसके अलावा एक और घटना की खबर है जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पहली घटना 15 जुलाई की है। महिला को उसके घर के अंदर सिर में गोली मारी गई थी। इतना ही नहीं, भागने से पहले हत्यारों ने महिला का चेहरा भी बिगाड़ दिया। महिला की पहचान लूसी मरीम के रूप में हुई है। मणिपुर पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। वहीं इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने इस हत्या की निंदा करते हुए एक बयान में कहा कि ये दिखाता है कि राज्य सरकार का मणिपुर की राजधानी तक में कानून व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लूसी की हत्या के विरोध में यूनाइटेड नगा काउंसिल ने मणिपुर में नगा आबादी वाले इलाके में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। कम्युनिटी ऑल ट्राइबल यूनिटी ने इम्फाल की लाइफलाइन माने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को 72 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान किया है। वहीं एक अन्य घटना में रविवार 16 जुलाई को 40-50 हथियार बदमाशों ने पहाड़ी जिले के गांव कुकी में हमला बोल दिया और इस दौरान जंग खोलिन हाउकिप नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर सेना की टुकड़ी मौके पर पहुंची और बाहर निकलने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी बहस के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे सांप्रदायिक हथियार करार दिया है। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने शनिवार 15 जुलाई को कहा कि सीपीआईएम ये नहीं मानती कि एक रूपता ही समानता है। पार्टी न केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच बल्कि जाति, पंथ और लिंग के आधार पर भी समान अधिकारों की वकालत करती है। ये आवश्यक है कि किसी भी समुदाय या वर्ग में व्यक्तिगत या प्रथागत कानूनों में कोई भी सुधार विशिष्ट समुदायों के परामर्श से और सभी की लोकतांत्रिक भागीदारी के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नारा है जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने के लिए है, न कि वास्तव में कोई एकरूपता हासिल करने के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते। ये 2 कानून क्या हैं? ऐसे कई अलग अलग कानून हैं जो हमारे संविधान द्वारा मान्य हैं। जब वे कहते हैं कि 2 कानून नहीं हो सकते, तो ये बहुत स्पष्ट है कि 2024 के आम चुनाव को देखते हुए मुस्लिम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने की कवायद है। इस दौरान उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का भी आह्वान किया। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ने के लिए एकजुट हो रहे विपक्षी दलों की आज सोमवार 17 जुलाई को दूसरी बैठक होने जा रही है। बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता इस बार कांग्रेस करेगी और डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार विपक्षी दलों की बैठक में कम से कम 26 पार्टियों के नेता मिशन 2024 के लिए माहौल बनाएंगे। वहीं इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर 23 जून को पटना में हुई पहली बैठक में 15 दलों के नेता शामिल हुए थे और दूसरी बैठक को पहले शिमला में आयोजित किया जाना था, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए बाद में इसे बेंगलुरु में आयोजित करने की योजना बनाई गई। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर राजनीतिक दलों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में राज्य के 2 शीर्ष बीजेपी नेताओं ने रविवार को कहा कि राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली वर्तमान तृणमूल कांग्रेस सरकार अगले 5-6 महीने के भीतर गिर सकती है। उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा सदस्य और केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि वर्तमान राज्य सरकार 5-6 महीने से अधिक नहीं चलेगी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में संविधान के आर्टिकल 355 को लगाने की भी मांग की। वहीं शांतनु ठाकुर की ओर से यह भविष्यवाणी करने के कुछ ही घंटों बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार 5-6 महीने के भीतर किसी भी समय गिर सकती है। राज्य सरकार कैसे काम करती है, ये निर्वाचित विधायकों के समर्थन के कारण है। यह संभव है कि कभी भी विधायकों का एक समूह अपना समर्थन वापस ले ले। इसके साथ ही मजूमदार ने भी आर्टिकल 355 की बात की। उन्होंने पंचायत चुनाव में हुई व्यापक हिंसा का हवाला देते हुए राज्य में संविधान के आर्टिकल 355 को लगाने की मांग फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि बंगाल की मौजूदा स्थिति पर केंद्र सरकार के दखल की जरूरत है। मजूमदार ने बताया कि मान लीजिए कि कोई जन आंदोलन है और दबाव के कारण विधायकों का एक समूह इस्तीफा दे देता है, यह एक और संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में कोई भी संभावना कभी भी सामने आ सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा की गई भविष्यवाणी पर
तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल घोष ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसी तरह के कई अनुमान लगाए थे। उन्होंने कहा कि अब वे समय बताकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, उन्हें ऐसी भविष्यवाणियां करने दीजिए, उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। बीजेपी का पश्चिम बंगाल में कोई जनाधार नहीं है। आपको बता दें कि संविधान का आर्टिकल 355 आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है, जो संविधान के भाग 18 में शामिल है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे। WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट से कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक महिला पहलवान ने आरोप लगाया है कि सिंह ने उनका मेडिकल खर्च उठाने के बदले में यौन संबंध बनाने को कहा था। उनके अनुसार सिंह ने उनसे कहा था कि वह उनकी चोट के इलाज के लिए भुगतान करेंगे, लेकिन इसके एवज में सिंह ने यौन संबंध बनाने की मांग की। बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ 1600 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की गई है, जहां मामले की सुनवाई हो रही है। इसमें CRPC की धारा 164 के तहत दी गई शिकायतकर्ताओं की गवाही शामिल है, जो परेशान करने वाली घटनाओं पर प्रकाश डालती है। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में आप बीती बताई है। शिकायतकर्ताओं में से एक, जिसे आरोप पत्र में पहलवान नंबर 2 कहा गया है, उन्होंने ये खुलासा किया है। वहीं एक अन्य शिकायतकर्ता, जिसकी पहचान आरोप पत्र में पहलवान नंबर 6 के रूप में की गई है, उन्होंने सिंह पर प्रोटीन की खुराक देने के बदले यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ताओं ने अपनी गवाही में आगे कहा कि सिंह और उनके करीबी सहयोगियों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दौरों के दौरान उनके साथ विभिन्न तरीकों से यौन शोषण किया। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि सिंह कारण बताओ नोटिस जारी कर धमकियां देते थे और उन्हें बात मानने के लिए मजबूर करते थे। दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर बात में अध्यादेश लाना मुझे समझ नहीं आता। जब आम जनता और देश हित पर कोई खतरा आता है तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। सदन में कांग्रेस का यही इतिहास रहा है। जब भी देश और संविधान खतरे में आया है तो कांग्रेस ही सबसे पहले जंग छेड़ती है, ये हमारा फर्ज है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ये उसूलों की बात है। कांग्रेस पार्टी किसी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेती। देश और संविधान पर जब भी खतरा आएगा, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उसका विरोध करेगी। जहां जहां हमें लगा कि संघीय ढांचे का अपमान हो रहा है, कांग्रेस उसका विरोध करेगी। ये राय आज की नहीं है, सदियों से ये राय चली आ रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।